जी नमस्कार, चिरंजीव सिंह पुनः। साथियों, आज मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर संपूर्ण चर्चा परिचर्चा करना चाहूँगा। ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी जो है मेरी भावना है और ऐसा मेरा मानना भी है। जिस टॉपिक के संबंध में मैं आज चर्चा करूँगा, ये टॉपिक लगभग प्रत्येक एग्ज़ाम, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, विशेष रूप से जो टीचिंग के अंदर जो डिप्लोमा कर रहे हैं, टीचिंग के अंदर ही जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये टॉपिक जो है भेज रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे आरटी 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009। इसका किस प्रकार से आगाज़ हुआ और इसमें क्या क्या धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आपको जो है प्रेषित करने के लिए तत्पर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज हम आरटी 2009। साथियों, यहाँ मैं आरटी 2009 की बात स्वतंत्रता से पहले एवं बाद के वर्षों को मद्देनजर रख करके करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान राज्य का गठन भिन्न भिन्न रियासतों के विलयकरण के परिणाम स्वरूप हुआ। तो मैं बताना चाहूँगा कि स्वतंत्रता से पहले हमारे यहाँ पर अनेक रजवाड़े थे, रियासतें और राजाओं का शासन था। साथ ही अंग्रेजी शासन तो अपनी अंतिम चरम सीमा पर था। तो उस समय एक गरीब और मजदूर किसान के बच्चे के लिए पढ़ना एक अत्यंत ही कठिन एवं जटिल कार्य था। लेकिन यदि स्वतंत्रता से पहले एक किसी ने समावेशी शिक्षा की बात की है, समान शिक्षा की यदि किसी ने बात की है, तो वह थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1910 में समावेशी शिक्षा की बात कही थी। उस समय साथियों, जो मजदूर और किसान वर्ग था, वो जमींदारों के अधीन रह करके उनकी जमीन पर खेतीबाड़ी करते थे और वो केवल उनका जीवन कर्ज में ही व्यतीत हुआ। बस कर्ज में रहकर ही वे गुलामी प्रथा का निर्वाह करते हुए अपने आप को केवल उसी खेतीबाड़ी से जो है अपना जो है तालमेल बिठाए रखा। यानी कि उनके बच्चों के लिए किसी प्रकार की शिक्षण व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 1875 में एक जो है मयो कॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें कि जो राजा रजवाड़े, जो अंग्रेजी शासन, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, अंग्रेजी पदाधिकारी, उनके बच्चों के लिए ये कॉलेज स्थापित हुआ, ताकि इनके बच्चे वहाँ पर रह करके शिक्षण प्रक्रिया को जो है पुनर्बलित कर सके, आगे बढ़ा सके। तो ये स्वतंत्रता से पहले की स्थिति थी। अब स्वतंत्रता के बाद की यदि मैं बात करूं, तो यदि किसी ने निशुल्क और समावेशी समान शिक्षा की यदि बात कही है, तो वो थे हमारे संविधान के जो है निर्माता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने अनेक जो है अनेक आयोगों की स्थापना भी की, जिनमें कि विश्वविद्यालय आयोग, जिनके निर्माता सूत्रधार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी स्वयं थे। और इन्होंने जो है जो है निशुल्क एवं समावेशी शिक्षा की बात स्वतंत्रता के बाद पहली बार कही थी। और अनेक राष्ट्रीय नीतियों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें कि 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एकमात्र ऐसी पहली नीति थी जिसमें कि समावेशी निशुल्क शिक्षा की बात बच्चों के लिए कही गई। केवल औपचारिक रूप से उस नीति में उल्लेख हुआ था, लेकिन हाँ, पहली बार उसी नीति में ये उल्लेख हुआ था कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कोई अधिकार अधिनियम लाया जाए, उसे लागू किया जाए। उसके बाद 1986 की नीति में इसे वास्तविक रूप से इसे अंतिम रूप दिया गया। उसके बाद 1988 की नीति
92-93 की नीति, मतलब प्रयास लगातार चलता रहा, निरंतर चल रहा और आखिरकार सफलता मिली। तो पुनः टॉपिक पे आऊँगा। भारत के संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 है संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। तो जब शिक्षा संबंधी विषय की बात आई कि इस विषय को किस सूची में शामिल किया जाए या रखा जाए, तो सर्वप्रथम शिक्षा रूपी विषय को राज्य सूची में रखा गया। लेकिन इस सूची में रहते हुए पूरे भारतवर्ष में शिक्षा का औचित्यपूर्ण ढंग से प्रचार प्रसार नहीं हो सका। इस वजह से 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इस विषय को समवर्ती विषय में रख दिया गया। लेकिन उसके उपरांत तत्परांत भी शिक्षा क्षेत्र में कोई वांछनीय परिवर्तन या यूं कहे अमूलचूल परिवर्तन नहीं आया। शिक्षा का उद्देश्यपूर्ण ढंग से जो है प्रचार प्रसार नहीं हो सका। इस वजह से जो है एक बार पुनः 2002 में संसद ने जो है शिक्षा के अधिकार को बालकों के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में जो है सूचीबद्ध किया। इसे जो है कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की। और 2004 में हमारे अनेक बड़े बड़े शिक्षाविदों ने एक विशेष शिक्षा विधेयक लाने की बात कही। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2005-06 में उन्होंने जो है इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन पूर्ण रूप से 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दी। और इसके तुरंत 14 दिन बाद यानी कि 4 अगस्त 2009 को इस विधेयक को लोकसभा ने मंजूरी दी। और 26 अगस्त 2009 को उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उन्होंने अपने हस्ताक्षर के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया। और इस प्रकार जो है अगले दिन यानी 27 अगस्त 2009 को पूरी प्रेस मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर जो है पूरे भारतवर्ष में यह अधिकार एक मूर्त रूप में आया। यानी कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है अनौपचारिक रूप से लागू हुआ। लेकिन हाँ, उस समय जो कि जम्मू कश्मीर राज्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत तो नहीं था, लेकिन हाँ 370 की जो धारा थी उससे बंधा हुआ था। मैं यदि ये कहूँ कि 370 की धारा से अनुबंधित होने की वजह से जो है उस राज्य में ये अधिकार लागू नहीं हुआ। लेकिन पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में 1 अप्रैल 2010 को यह अधिकार पूर्ण रूप से लागू हुआ। और जो है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 51 के भाग ख अनु 51 के घ के भाग 4 के अंतर्गत जो है ये अधिकार अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य बना, जिसे कि 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही भारतीय अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 21 के भाग 3 में घ के भाग 3 में जो है बालकों को स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। इस प्रकार राजस्थान के अंदर धारा 38 का लाभ लेते हुए धारा 38 में ये लिखा हुआ है कि यदि कोई राज्य चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार यदि उसे कुछ हित नजर आता है तो वह इस संशोधन में वांछनीय परिवर्तन कर सकता है। और इस प्रकार धारा 38 का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2011 को जो है अपने राज्य के अंदर एक अधिकार के रूप में स्वीकार किया। उस समय हमारे मुख्यमंत्री जो थे अशोक गहलोत जी थे, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में जो है इस अधिकार को पूरे राजस्थान में जो है स्वीकार किया गया था। इस प्रकार ये निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है
पूरे भारतवर्ष, पूरे राष्ट्र में लागू करने वाला भारत पूरे विश्व का 135वां देश बना। और यदि मैं पहले नंबर की बात करूं, यदि तो प्रसिया और जॉर्डन जो है ऐसे राष्ट्र थे जिन्होंने पहली बार अपने वहां पर इस अधिकार को लागू किया गया था। साथियों, इस अधिकार के अंतर्गत क्रमशः 7 अध्याय है और क्रमशः 38 धाराओं का उल्लेख मिलता है। अब यदि मैं धाराओं की बात करूं तो धारा 1 में जो है इसके नामकरण, इसके लागू होने की तिथि, विस्तार का पूर्ण रूप से ब्यौरा दिया गया है। धारा 2 की यदि बात करूं तो कुछ उपधाराएं इसमें सम्मिलित है, जिसमें कि विद्यालयों के प्रकार और जो है आयु के आधार पर बालकों का परिवेश सुनिश्चित करना, 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को जो है शिक्षा प्रदान करना, ये कुछ उपधाराएं धारा 2 में थी। धारा 3 की यदि मैं बात करूं तो आयु के आधार पर, यानी किसी भी विद्यार्थी को उसकी आयु के आधार पर विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। मान लीजिए ऐसे आयु का जो निर्धारण है, यदि आयु निश्चित की गई है तो वो 6 वर्ष की निश्चित आयु है, जिसके अंतर्गत एक एक बालक का विद्यालय में प्रवेश होना निश्चित होता है। लेकिन यदि कोई बालक बालक किसी कारणवश 4 वर्ष लेट हो गया है, यानी वो 10 वर्ष का हो गया है और उसने विद्यालय में प्रवेश नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में उसकी आयु के आधार पर, आयु के औसतन आधार पर उसे जो है कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। उसकी आयु के आधार पर उसे कक्षा में जो है प्रवेश दिया जाएगा। धारा 5 की यदि मैं बात करूं तो धारा 5 में ये लिखा गया है, कहा गया है कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी विद्यार्थी को टीसी प्राप्त करने से नहीं रोकेगा। यानी यदि कोई विद्यार्थी चाहता है कि वह अन्य स्कूल में जाकर दाखिला ले, तो ऐसी स्थिति में उसे स्थानांतरण सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी विद्यालय किसी भी विद्यार्थी को टीसी प्रदान करने से मना नहीं करेगा। साथियों, ये धारा मुख्य रूप से निजी विद्यालयों के लिए लागू की गई थी। अब धारा 6 की यदि मैं बात करूं तो धारा 6 में जो है नवीनतम विद्यालय खोलने की बात कही गई है। यानी ऐसे क्षेत्र, यानी कि EBB यानी एजुकेशन बैकवर्ड ब्लॉक, ऐसी पंचायत समितियां जो शिक्षा की दृष्टि से अति पिछड़ी हुई है, जहां पर विद्यालय का अभाव है, उन पंचायत समितियों में नवीनतम विद्यालय स्थापित करने की बात धारा 6 के अंतर्गत कही गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि प्रति 1 किलोमीटर के दायरे में जो है प्राथमिक विद्यालय होगा और प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा, यानी कि गवर्नमेंट अपर प्राइमरी, यानी GUPS। धारा 7 की यदि मैं बात करूं तो धारा 7 में वित्तीय प्रावधान की बात कही गई है कि क्योंकि किसी भी विद्यालय के संचालन के लिए वित्त का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानवीय संसाधन और भौतिकी संसाधन की पूर्ति हेतु जो है वित्त की आवश्यकता होती है। उनके वेतन भत्तों का नियोजन वित्त के द्वारा किया जाता है। साथ ही जो भौतिकी संसाधन है उनकी मरम्मत, उनकी खरीद फरोख्त, विक्रय विक्रय आदि कार्य जो है वित्त के द्वारा ही संभव है। इस वजह से केंद्र और राज्य के मध्य जो है 60:35 जो है वित्तीय प्रावधान की बात कही गई है। अब मैं अगली धारा यानी कि धारा 8 की यदि मैं बात करूं तो धारा 8 में जो है राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा जो शिक्षण संबंधी योजनाएं जो लागू की जाती है, उन्हें पूर्ण रूप से जो है, भले ही राज्य हो भले ही केंद्र हो, दोनों को जो है उस योजनाओं को जो है एक नियोजित रूप देने की बात इस धारा के अंतर्गत कही गई है। यदि धारा 9 की मैं बात करूं तो जो स्थानीय स्तर पर जो है शिक्षण योजनाएं लागू करने की जो जिम्मेदारी यदि दी गई है, तो राज्य स्तर पर तो राज्य असेंबली जो है अपनी योजनाएं लागू करेगी। जिला स्तर पर जो है CDO और ब्लॉक स्तर पर जो है CBO और ग्राम पंचायत स्तर पर PO और जो है विद्यालय के अंदर जो है HM की ये जिम्मेदारी होगी कि वे उन योजनाओं को
एक उचित ढंग से क्रियान्वित रूप दे। अब मैं धारा 10 की यदि बात करूं तो धारा 10 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 51, याद कीजिए साथियों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा उपलब्ध करवाना अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य होगा। अभिभावकों का ये मूल दायित्व होगा कि वह अपने बच्चों को जो है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। अब धारा 11 की यदि मैं बात करूं तो धारा 11 में जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अध्ययन हेतु राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की है, जहां पर कि 3 से 6 वर्ष तक के विद्यार्थियों को जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब धारा 12 की यदि मैं बात करूं तो धारा 12 में जो निजी विद्यालय स्थापित है, उन निजी विद्यालयों में कम से कम 25% रिजर्व सीटें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग यानी और जो गरीब की स्थिति में है या फिर गरीबी रेखा से निचले पायदान पर कोई यदि बालक आता है तो उसे निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब धारा 13 की यदि मैं बात करूं तो धारा 13 के अंदर कोई भी निजी विद्यालय किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लेगा। ये धारा 13 में कहा गया है। मैं यहाँ साथियों आपको बताना चाहूंगा कि जो महत्वपूर्ण धाराएं है मैं उन्हीं का उल्लेख कर रहा हूँ। हालांकि धाराएं सब महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण मैं उनका उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि सभी धाराओं का यदि मैं उल्लेख करूंगा तो मैसेज का भी लंबा हो जाएगा। अब मैं बताऊं आपको धारा 16 से साथियों आप सभी परिचित होंगे और हम सब तो इस धारा से अछूते रहे हैं। धारा 16 में ये कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, क्योंकि यदि कोई विद्यार्थी कॉपी के अंदर कुछ नहीं भी लिखता है तो भी ये शिक्षक का दायित्व है कि वह उस विद्यार्थी को फेल नहीं करेगा। अब धारा 17 की यदि मैं बात करूं तो धारा 17 में ये कहा गया है कि किसी भी विद्यार्थी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा। साथियों इस धारा से भी हम सब अछूते रहे हैं। अब यदि मैं धारा 19 की बात करूं तो धारा 19 के अंदर जो है धारा 19 के अंतर्गत जो है निजी विद्यालयों के अंदर जो है हाँ सॉरी धारा 20 है ना। हाँ धारा 20 की यदि मैं बात करूं तो धारा 20 में ये कहा गया है कि संशोधन अनुसूची में संशोधन का जो अधिकार है, जो अधिकार संशोधन करने का जो अधिकार है वो केंद्र सूची सॉरी संघ सूची के पास ही होगा। यानी संघ केंद्र जो मानेगा वही जो है मानना पड़ेगा। अब धारा 21 की यदि मैं बात करूं, धारा 21 के अंदर एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी की बात कही गई है कि धारा 21 के अंतर्गत ये बताया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी जिसके अंतर्गत 75% सदस्य अभिभावक होंगे। यानी मैं वर्तमान समय की यदि बात करूं तो इस कमेटी में क्रमशः 16 सदस्य होते हैं। 16 सदस्यों में से 12 सदस्य अभिभावक होंगे और 12 सदस्यों में से 6 महिला सदस्य होंगे और 6 पुरुष सदस्य निश्चित रूप से होंगे। अब धारा 23 की यदि मैं बात करूं तो धारा 23 में शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता का जो निर्धारण किया गया है वो धारा 23 के अंतर्गत किया गया है। यानी कि केंद्र लेवल पर सीटेट और राज्य लेवल पर आरटेट या फिर वर्तमान में रीट,
साथियों, आप लोग जो रीट परीक्षा देते हैं, रीट परीक्षा के अंदर भाग लेते हैं, ये इसका उल्लेख धारा 23 में निश्चित रूप से किया गया है। अब मैं यदि धारा 28 की बात करूं, तो धारा 28 में ये कहा गया है कि कोई भी शिक्षक निजी रूप से ट्यूशन कार्य नहीं करवाएगा। धारा 29 की बात करूं तो जीवन उपयोगी एवं एक उद्देश्यपूर्ण एवं समग्र पाठ्यक्रम को विकसित किया जाएगा। धारा 30 की यदि मैं बात करूं तो धारा 30 के अंतर्गत जो है कक्षा 8 तक किसी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। धारा 38 जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, धारा 38 में यह कहा गया है कि यदि कोई भी राज्य चाहे, यदि उसे कुछ हित नजर आ रहा है तो वह अपने अनुसार अपने हिसाब से जो है संशोधन कर सकता है। कुछ अन्य बातें भी आप सभी के बीच शेयर करना चाहूँगा। कुछ अन्य बातें भी इस अधिकार के संदर्भ में कही गई है कि कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के विद्यालय के कार्यों को क्रियान्वित नहीं करेगा, यानी विद्यालय स्थापित नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई करता है तो उस पर विशेष रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जुर्माना उससे लिया जाएगा। अब जो है एक ये बात भी कही गई है कि कोई भी विद्यालय किसी भी प्रकार की परिवेश परीक्षा का आयोजन नहीं करेगा। यदि कोई विद्यालय परीक्षा का आयोजन करता है तो उस पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंतिम बात ये कही गई है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत साल में 200 कार्य दिवस होंगे और 800 कालांश यानी 800 घंटे तक शिक्षण कार्य करवाना निश्चित रूप से जो है करवाया जाएगा। वही साप्ताहिक रूप से 45 घंटे का शिक्षण कार्य भी करवाया जाएगा। वही यदि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात की बात की जाए तो 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक नियुक्त होगा, यानी कि 200 विद्यार्थी होने की स्थिति में 200 प्लस 1 यानी एक प्रिंसिपल और क्रमशः 6 शिक्षक नियुक्त होंगे। अब मैं बात करता हूं उच्च प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति होगी और 150 विद्यार्थी होने पर 150 प्लस 1 यानी एक प्रिंसिपल समेत 6 शिक्षक नियुक्त होंगे। अब यदि कार्य दिवस की बात करूं तो 220 दिन का कार्य दिवस का होगा। अब यदि कालांश की बात करूं तो 800 घंटे का कालांश होगा। 1000 घंटे का कालांश होगा। और अब यदि मैं बात करूं साप्ताहिक, तो 48 घंटे का साप्ताहिक शिक्षण कार्य निश्चित रूप से होगा। तो साथियों, ये कुछ धाराएं थी, कुछ आरटी का इतिहास था। कोशिश की है मैंने उचित ढंग से इसका प्रस्तुतिकरण करने की, लेकिन किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो बोलने में या फिर और किसी प्रकार की तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।